वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल डिस्कस अबाउट अस्थमा। ओके, आज हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा का डेफिनेशन बताएंगे, इसका क्या साइन सिम्टम है, कॉजेज़ क्या है, क्यों होता है अस्थमा, और इसका मेन इम्पोर्टेंट है कि इसका मैनेजमेंट क्या होगा, हम मैनेज कैसे करेंगे अगर किसी को अस्थमा हो रहा है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अस्थमा ये नॉर्मल एयरवे है। अस्थमा की कंडीशन में मेन होता क्या है कि जो हमारा एयरवे रहता है, ठीक है, ये एयरवे है वो नैरो हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नॉर्मल एयरवे है। तो नॉर्मल एयरवे है तो इसमें किसी भी टाइप का नैरोविंग नहीं है। बट इन अस्थमा कंडीशन में क्या होता है कि एकदम नैरो हो जाता है ये एयरवे, जिसके कारण कि जो हम डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होने लगता है, सांस लेते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगता है। तो सिंपल सी बात है, डिफ़िकल्ट तो होगा ही, बिकॉज पहले इतना जगह में हम लोग एयरवे को इनहेल कर रहे थे, ठीक है, स्पेस बहुत ज़्यादा था। बट अब इतना छोटा स्पेस में एयर को इनहेल करना है तो एयर लेने में तो प्रॉब्लम होगा ही, जिसके कारण कि हमें डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अस्थमा का डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। अटैक्स ऑफ स्पाज्म इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स कॉजिंग डिफिकल्ट ब्रीदिंग। यानी कि जो ब्रोंकाई ब्रोंकियल हमारे लंग्स का होता है वो स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म दैट मीन्स कि नैरोविंग हो जाता है, जिसके कारण कि हमें ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। It is usually connected to allergic reaction और अदर फॉर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब कि ये मेनली एलर्जिक कंडीशन के वजह से होता है। किसी को आप लोग देखते होंगे बहुत चीज़ से एलर्जी रहता है, किसी को डस्ट से एलर्जी रहता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया से एलर्जी रहता है ना। तो ये एलर्जी की वजह से मेन होता है कि एलर्जी होता है हमें, और वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे ब्रोंकियल लंग्स में जाता है और वहाँ पे वो नैरोविंग करता है, जिसके कारण कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स, ठीक ठीक है, कि अस्थमा का टाइप्स क्या होता है। तो फर्स्ट होता है टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन एंड नॉन एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में होगा हाइपर सेंसिटिविटी। अस्थमा एलर्जिक मतलब सिंपल सी बात है कि एलर्जिक रिएक्शन जो कि अस्थमा एलर्जी के कारण हो रहा हो, ठीक है, उसे हम टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड टाइप 2 में है नॉन एलर्जिक रिएक्शन, जो कि एलर्जी वगैरह के कारण नहीं हो रहा है, कोई और अदर फैक्टर होगा। इटियोलॉजी, अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में कि इटियोलॉजी क्या होता है। तो एग्जैक्ट फैक्टर इज़ अननोन, ठीक है, अभी तक एग्जैक्ट कॉजेज़ का पता नहीं चला है, बट कुछ रिस्क फैक्टर है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिस्क फैक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जेंस, आउटडोर जैसे ट्रीज, पॉलिन ऑफ ट्रीज, एयर पॉल्यूशन। जैसे कि बहुत आदमी को होता है कि ट्रीज़ के पॉलिन ग्रेन से, ठीक है, आप ट्री के पास जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगता है, एकदम खांसी होने लगेगा, बार बार छींक आने लगेगा, है ना। तो वो एलर्जी का सिंबल है। और एयर पॉल्यूशन, किसी को होता है डस्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी रहता है, कोई गाड़ी से ये कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उससे उससे प्रॉब्लम होता है, वो एलर्जी कॉज करता है। एंड इंडोर में अब क्या होगा, वो तो आउटडोर का बात करे थे। इंडोर में जैसे डस्ट, कॉकरोच, एंटीजन। कॉकरोच का एंटीजन जो होता है वो पंख जहाँ जहाँ पर स्प्रेड करेगा, ठीक है, वो ब्रेक होकर के हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करता है और वो कॉज करता है अस्थमा। आई होप कि आपको कॉजेज समझ आया होगा, डेफिनेशन समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे इरिटेंट्स लाइक टोबैको स्मोकिंग, वुड स्मोकिंग, डिफरेंट स्मेल ऑर्डर्स स्प्रे, ठीक है, मतलब कि जैसे किसी को टोबैको से स्मोकिंग वगैरह से एलर्जी रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशनल इरिटेशन। ऑक्यूपेशन में भी कोई, अब कोई किसी का ऑक्यूपेशन जो है वो थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी वगैरह हो रहा हो तो उससे एलर्जी हो सकता है। एंड एक्सरसाइज से भी किसी को एलर्जी होता है। कोल्ड एयर, ठीक है, चेंज इन वार्म टेम्परेचर, एनिमल, कैट, डॉग, ये सबसे एलर्जी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे कि मेडिकेशन क्या यूज़ करेंगे अगर किसी को अस्थमा हो जाए तो हम एस्पिरिन देंगे एंड NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, ठीक है।
और स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि फियर या फिर एंगर, ये सब को हम दूर करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई जब डरता है, ठीक है, तो डर से जो एयरवे होता है हमारा, ठीक है, जो एयरवे होता है उसमें उसमें क्या होता है कि इंट्रैप्ट आने लगता है, जिसके कारण जो हवा है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं इनहेल कर पाते हैं, और हमारे लंग्स, ब्रोंकल को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि अस्थमा कंडीशन डेवलप होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा, ठीक है, यानी कि अस्थमा का क्लासिफिकेशन देखेंगे सिम्टम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है सीवियर परसिस्टेंट, लाइक सिम्टम कंडीशन फ्रीक्वेंट एक्सरबेशन अकर, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह करेगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगेगा, लाइक नॉक्चूरिया सीवियर ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होगा, फैटिग होने लगेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉडरेट परसिस्टेंट के बारे में। वो कर रहे थे सीवियर के बारे में, एंड सेकेंड है मॉडरेट परसिस्टेंट, मतलब जो डेली, ठीक है, डेली डिफ़िकल्ट होगा, डेली सिम्टम दिखने को मिलेगा, लाइक एक्सरबेशन अफेक्ट एक्टिविटीज़, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। नॉक्चुरल सिस्टम सिम्टम अकर होगा मोर फ्रीक्वेंटली वंस अ वीक, मतलब नॉक्चुरल मतलब क्या होता है कि रात में एकदम डर लगने लगेगा, रात में और फीलिंग, यूरिन का फीलिंग आने लगेगा, तो उसे हम नॉक्चुरल सिम्टम बोलते हैं। एंड माइल्ड परसिस्टेंट क्या होता है कि इसमें सिम्टम अकर होगा मोर फ्रीक्वेंट देन ट्वाइस वीक, ठीक है, 2 वीक्स के बाद इसमें सिम्टम शो करेगा, और ये में इफेक्ट एक्टिविटीज़, ये भी इफेक्ट एक्टिविटीज़ को कर सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा 3 टाइप का बताए, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होगा कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बहुत तो 2 वीक में 2 बार करेगा, और मॉडरेट में बताए थे कि मॉडरेट में क्या होगा, डेली करेगा, जबकि सीवियर में हमेशा सिम्टम साथ में रहेगा उसको, अस्थमा का। एंड अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर के बारे में, ठीक है, अगर किसी को अस्थमा हो गया है तो आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे कि उस पेशेंट को अस्थमा है। तो फर्स्ट अर्ली वार्निंग साइन क्या है, साइन ऑफ अस्थमा इंक्लूडेड फ्रीक्वेंट कफ, स्पेशली नाइट डिस्निया वगैरह होने लगेगा, मतलब कि कफ आने लगेगा, बहुत ज़्यादा कफ, फ्रीक्वेंट बार बार कफ आने लगेगा, स्पेशली नाइट में ज़्यादा आएगा कफ, ओके। और डिस्निया मतलब डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डिस्निया होता है, ठीक है, पी साइलेंट रहता है इसमें। एंड फीलिंग वेरी टायर्ड और वीक, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगेगा, एकदम लगेगा थकावट जैसा फील होने लगेगा, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफ़िकल्ट होगा, बहुत सारा वर्क में इंटरप्ट करेगा। वेन एक्सरसाइज ड्यू टू लैक ऑफ O2, आप एक्सरसाइज करोगे क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो एक्सरसाइज हमारा फुलफिल कर सकता है ऑक्सीजन के अमाउंट को। एंड नेक्स्ट है वीजिंग और कफिंग आफ्टर एक्सरसाइज ड्यू टू लैक ऑफ O2। वीजिंग साउंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अस्थमा की कंडीशन में कौन सा साउंड देखने को मिलता है। तो वीजिंग साउंड, जब कोई बंदा जिसको अस्थमा है, ठीक है, जब वो सांस लेगा तो एकदम इस टाइप का सुनाई देगा, मतलब विजिंग साउंड सुनाई देगा। विजिंग और कफिंग आफ्टर एक्सरसाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन अस्थमा कंडीशन हमें विजिंग साउंड सुनाई देगा, तो आप इसको पॉइंटेड कर लोगे, इसको अच्छे से याद रखना। एंड नेक्स्ट है स्टेटस एस्थमेटिक्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियर अस्थमा इसमें आएगा। इज अस्थमा अटैक दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, मतलब इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इनहेल बीटा एड्रीनर्जिक एजेंट, एग्जाम्पल फिनोटेरोल। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब कि फिनोटेरोल ड्रग्स देंगे।
एंड अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि इसका डायग्नोसिस क्या होगा। तो पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट कराएंगे, मिथोकोलिन और कॉलिनर्जिक टेस्ट कराएंगे टू आइडेंटिफाई इनहेल्ड एलर्जेंस। इसमें मेन पता चलेगा कि किस इनहेल किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण या फिर किस चीज़ से इसको एलर्जी हो रहा है, तो वो पता चलेगा हमें चैलेंज टेस्ट में। ठीक है। एंड नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू सस्पेक्टेड एलर्जेंस इन इंक्रीजिंग अमाउंट। स्पायरोमीटर देंगे। स्पायरोमीटर होता है कि उसमें हम जिसको अस्थमा या सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, उसको एक उसमें गोल टाइप का होता है, ठीक है, उसको फुलाने के लिए बोला जाता है, उसको हम स्पायरोमीटर बोलते हैं। एंड स्किन टेस्टिंग, ठीक है, स्किन टेस्टिंग क्या होता है, डन टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एलर्जीज टू मेजर प्रेजेंस ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर पूछा जाए कि एलर्जी जो होता है वो कौन से एंटीबॉडी के कारण होता है, तो आईजीई एंटीबॉडीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है मेन एलर्जी के लिए। ठीक है, तो स्किन टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक एलर्जेंस के का पता करेंगे हम कि आईजीई एंटीबॉडीज़ में प्रेजेंस है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आईजीई एंटीबॉडी जो होता है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। And exercise challenges used to identify occur of exercise induced bronchospasm. Chest radiograph may show hyper expansion of airway। ठीक है, तो ओवरऑल हुआ कि अगर किसी को अस्थमा है तो आप मेन पहले चैलेंज टेस्ट को आइडेंटिफाई करो कि किस चीज़ के कारण उसको एलर्जी हो रहा है। लाइक किसी को बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, तो उससे हम उसको उस डिस्ट्रैक्टेड करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को उससे के सामने नहीं रखेंगे। लाइक किसी को डस्ट से हो रहा है तो उसको डस्ट से हम बचाएंगे, ठीक है, तो इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, पोजीशन तो हम हाई फॉलर और सीटिंग पोजीशन देंगे, क्योंकि ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हाई फॉलर पोजीशन देंगे ताकि जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो पाए और अच्छे से सांस ले पाए हम। एंड O2 एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि O2 लैक ऑफ O2 हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है ब्रीदिंग कर लेने में। अस्कल्ट लंग साउंड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब हम लंग साउंड को बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के पहले हम अस्कल्ट करेंगे एंड बाद में हम अस्कल्ट करेंगे लंग साउंड को। तो ये अस्थमा ख़त्म हुआ। तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आया होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का वीडियोस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।